देखिए अभी तक हमने डिडक्टिव अप्रोच को डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिडक्टिव अप्रोच की अपोजिशनल अप्रोच को, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। क्या कहते हैं मेरा बेटा? इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या है मेरा बेटा? वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो डिडक्टिव अप्रोच कहां से स्टार्ट होती है? एक हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव करने की कोशिश की गई, सही है। अब इंडक्टिव अप्रोच इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बारे में समझाता हूं, ठीक है। अब ये जो इंडक्टिव अप्रोच है मेरा बेटा, बहुत इजी सीन है। अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। डिडक्टिव अप्रोच इज लिंक विद द पॉजिटिव, इंडक्टिव अप्रोच इज लिंक विद द इंटरप्रेटिविस्ट, ठीक है। जो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट इंटरप्रेटिविस्ट ओनली, इट्स मोर अबाउट एंटाई पॉजिटिविस्ट, ठीक है। कि आप जो हो एंटाई पॉजिटिविस्ट हो, यानी कि पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट थ्योरी को लेके चल रहे हो, ठीक है। अब इनके मुताबिक ये क्या कहते हैं? ये बहुत ही सिंपल सी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, कलेक्शन ऑफ डेटा करो, ठीक है। डेटा को खुद कलेक्ट करो, ऑफ डेटा करो। अब कलेक्शन ऑफ डेटा क्या करोगे? आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करो, खुद जाके देखो, एथनोग्राफी करो, फील्ड वर्क करो, या फिर आप इन डेप्थ क्वालिटेटिव इंटरव्यूज करो, लोगों से रीजनिंग जानो। बिकॉज देखो इनकी रिसर्च के अंदर कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं होती जिसको प्रूव करना हो आपने, ठीक है। और फिर डेटा को एनालाइज करो, डेटा। अब डेटा को एनालाइज करने में आप क्या करोगे? यू नीड टू फाइंड कनेक्शंस, कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। आप पैटर्न्स भी एनालाइज कर सकते हो एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? एनालाइज डेटा एंड देन फॉर्म आ थ्योरी। कोई आप किसी चीज को रिपोर्ट करने से पहले आपने फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस इंडक्टिव अप्रोच को कहने को तो ये डिडक्टिव अप्रोच के अपोजिशन में जाती है, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम कह सकते हैं कभी कभार इसको एंटाई पॉजिटिविस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन कई मरतबा कुछ पॉजिटिविस्ट भी इसको यूज करते हैं, सही है। सम पॉजिटिविस्ट ऑल्सो सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आती है सपोर्टेड बाय एमिल डर्कहाइम, सही है। लेकिन जब ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये जो चीज है, पहले इस चीज को समझ लो, यहां पे डिफरेंशिएशन है। ये इंटरप्रेटिविस्ट करेंगे, ये चीज इंटरप्रेटिविस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यही कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करते हैं, ऑफिशियल स्टैट्स, यहां पे इंडक्टिव अप्रोच में डिफरेंशिएशन आता है। ऑफिशियल स्टैट्स, क्वांटिटेटिव डेटा, सर्वे, ये पॉजिटिविस्ट करेंगे मेरा बेटा, यहां पे डिफरेंशिएशन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए मैंने इंडक्टिव अप्रोच के ऊपर हेडिंग नहीं डाली थी कि ये इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच है, ये दूसरी अप्रोच है, ठीक है। यही वजह थी कि मैंने इसके, लेकिन क्या होता है कि ये इंटरप्रेटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट में जो फिनोमेना है, फॉर्मूला है, वो मेथोडोलॉजीज का है। समझ में आई बात? ठीक है। अब आता है ये जो आइडिया था, दिस वाज सपोर्टेड बाय डर्कहाइम, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? ही स्टार्ट ऑफ रिसर्च विदाउट एनी नोशन, ठीक है। कोई एक नोशन नहीं थी, ठीक है।
यानी कि कोई विदाउट एनी नोशन और एनी प्री कंसीव्ड नोशन, कोई प्री डिफाइंड आइडिया नहीं था, ठीक है। अब इससे क्या होता है, विदाउट एनी बायसनेस भी आप कह सकते हो, क्योंकि देखो जो डिडक्टिव अप्रोच है ना उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने रिजल्ट नजर आ रहा है और आपने इसको रिजल्ट को प्रूव करना है। आपने क्या करना है बेटा, रिजल्ट को प्रूव, उस प्रूव करने के लिए आप उल्टा लटको, जो भी लटको आप करोगे। समझ में आई बात? अच्छा, अब दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल आती है, अब वैनकतेश की एग्जाम्पल है। अब वैनकतेश की जो एग्जाम्पल है वो तो इंटरप्रेटिव एग्जाम्पल है, समझ में आई बात? तो इंडक्टिव अप्रोच कैन बी यूज्ड बाय पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रेटिविस्ट बोथ, बट डिफरेंस इन द मेथोडोलॉजी, सही है। लेकिन चूंकि हम डिडक्टिव को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ पॉजिटिविस्ट ही सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आप उसके अंदर एक हाइपोथेसिस के साथ चल रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, वैनकतेश रिसर्च, ये भी एक क्या है मेरा बेटा, ये भी एक इंडक्टिव अप्रोच है भाई। वो गया वहां पे क्रिमिनल गैंग के ऊपर जाके उसने स्टडी की और उस स्टडी के अंदर उसने डिफाइन किया कि भाई ये क्रिमिनल गैंग कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ऑलरेडी उनके ऊपर वर्किंग कर रहा है, यानी कि उसने डेटा कलेक्शन करने के बाद कहा कि भाई हाउ दे बिहेव, ठीक है। यानी कि अब देखो डिडक्टिव अप्रोच में क्या है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया कौन कैसे बिहेव करेगा, समझ में आई बात, ठीक है। इस थ्योरी को, इंडक्टिव थ्योरी अप्रोच को हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस इज अ ग्राउंडेड थ्योरी, कि जो ग्राउंड से स्टार्ट होती है, ग्राउंड की फाइंडिंग से स्टार्ट होती है, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी का भी नाम देते हैं, ठीक है, और इसको हम इंडक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है जी। अब ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि कंक्रीट डेटा से आप करोगे फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन बिल्ड द थ्योरी, ठीक है। अब क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच भी कहलाई जाती है ये, ठीक है। बॉटम अप थ्योरी भी कहलाई जाती है, भाई बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि नीचे से आप कहानी को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है इसको। अगर मैं इसका एक बेसिक सा आपको एक चार्ट प्रेजेंट करूं कि ये फॉर्मूला क्या बिल्ड हो रहा है, तो सबसे पहले बेटा देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डेटा एस्टैब्लिश किया, इस डेटा के थ्रू आपने क्या किया मेरा बेटा, आपने एनालिसिस बिल्ड किया। इस एनालिसिस के बाद आपने क्या किया, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप डिफाइन किए, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप डिफाइन किया, और इसके बाद जाके आपने थ्योरी फॉर्मुलेट की, ठीक है। अब अगर आप दूसरी तरफ इंडक्टिव मॉडल की तरफ जाते हो और डिडक्टिव मॉडल की तरफ जाते हो, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, आप इन दोनों में डिफरेंशिएशन देखो कि यहां पे थ्योरी से हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से कंफर्मेशन, मॉडिफिकेशन और रिजेक्शन हो रही है, ठीक है। ये अपवर्ड ट्रेंड पे जा रही है, अप टू डाउन जा रही है, ये बॉटम से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सही है। ये दोनों दो अप्रोचेस हमारे पास सामने नजर आती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, नाउ द थ्योरी, द क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट। भाई क्या सवाल ये है हमारे पास कि क्या डू रिसर्चर्स combine deductive and inductive approach approaches। अब देखो इसका जवाब है यस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो एक तरफ फॉर एग्जाम्पल डर्कहाइम ने यह काम किया हुआ है। डर्कहाइम ने थोड़ा सा डिडक्टिव अप्रोच को भी यूज किया था क्योंकि उसको पता था कि भाई लोगों का बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से डेवलप होता है बिहेवियर, ठीक है। In practice, many researchers combine inductive and deductive approach. For example, Durkheim began his research on suicide with an inductive approach. He examined and compared official statistics on suicide from 11 European countries. ठीक है, he found patterns in the statistics from which he moved towards theories which may have explained them.
ठीक है, यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन उसने फिर बिल्ड किया। ठीक है, अब मैं आपको इसका पूरा एग्जाम्पल देता हूँ भाई इसने किया, इसने रिसर्च कैसे की। ठीक है, डर्कहाइम ने दोनों मेथोडोलॉजीज को यूज किया। ठीक है, इसने स्टार्ट विथ इंडक्टिव अप्रोच किया कि डेटा कलेक्शन किया विथ इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब इंडक्टिव अप्रोच के साथ जब उसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एग्जामिन एंड कंपेयर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल स्टैट्स ऑन सुसाइड from 11 countries। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, he found patterns and statistics from which he moved towards theories। ठीक है, इसने क्या किया, he found patterns and stats, जिसकी वजह से ये बात इसने थ्योरी फॉर्मुलेट की। ठीक है, यानी कि ये इंडक्टिव में चला गया। ठीक है, फिर समझो, विच मे हैव एक्सप्लेन दैम। ठीक है, देन ही टेस्टेड दीज थ्योरीज बाय यूजिंग डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने थ्योरी फॉर्मुलेट करने के बाद टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज बाय डिडक्टिव अप्रोच, कि भाई आप एक थ्योरी बन गई है, अब इसको हमें एक हाइपोथेसिस बना के प्रूफ करना है। समझ रहे हो मेरी बात, टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज बाय डिडक्टिव अप्रोच। कि इसने जो है एक थ्योरी बनाने के लिए इंडक्टिव अप्रोच यूज की, पूरा डेटा कलेक्शन करने के बाद ये बॉटम से टूवर्ड्स, देखो इसने डेटा कलेक्ट किया। अब अगर हम सुसाइड की एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा बेटा सुसाइड बाय डर्कहाइम ने कोई सुसाइड नहीं की थी। जब मैं छोटा था मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये सुसाइड डर्कहाइम ने की थी, जब मैं शुरू में पढ़ रहा था। ठीक है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था इनफैक्ट। ठीक है, तो मैंने तो अजीब एक मरतबा टेस्ट के अंदर अजीब किस्म की हरकतें चीज़ें भी लिखी थी, टीचर ने बुला के मुझे दलील किया था। ठीक है, कि तुम्हें क्या लगता है डर्कहाइम ने सुसाइड की थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तो जब उसने क्या किया, इसने डेटा कलेक्शन किया, इलेवन कंट्रीज का। ठीक है, ठीक है, फिर फिर उसने क्या किया, एनालिसिस किया, और उसने इन तमाम चीजों के साथ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी की। इसने फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी की आफ्टर एनालिसिस। ठीक है मेरा बेटा, अब क्या हुआ, अब ये हुआ बॉटम टू अपवर्ड अप्रोच नजर आ रही है। ठीक है, फिर जब इसने थ्योरी फॉर्मुलेट कर ली, ठीक है, फिर इसने थ्योरी बना ली। ठीक है, थ्योरी बन गई। अब इसने क्या किया मेरा बेटा, टेस्टिंग ऑफ थ्योरी बाय डिडक्टिव अप्रोच, कि भाई उसने अब हाइपोथेसिस बना लिया कि ये जो थ्योरी है ये अप्रूव हो रही है या प्रूव नहीं हो रही। समझ में आई बात? तो ये एक तरह से हमारे पास सामने नजर आ जाता है, किसके हवाले से हमारे पास सामने नजर आ जाता है, एमिल डर्कहाइम का आइडिया। क्लियर हो गई बात? मैं इस डिडक्टिव और इंडक्टिव के अंदर बहुत इजी चीज में समझाऊं बेटा। डिडक्टिव के अंदर मेजर थ्योरिस्ट जो आ जाता है वो आता है पॉपर, सही है, कार्ल पॉपर आ गया। ठीक है, देखो अब मैं आपको इसको एक समराइज करके समझाता हूं। ठीक है, अब डिडक्टिव में मेरा बेटा ये देखिएगा, एवरीवन हियर, डिडक्टिव में जो थ्योरिस्ट आता है, थ्योरिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं कार्ल पॉपर। ठीक है जी, कार्ल पॉपर आ जाते हैं।
अब इसके साथ साथ हमारे पास आ जाते हैं, दरकाइम ने भी ये अप्रोच यूज की थी। दरकाइम ने क्यों यूज की थी बेटा? अब इधर जरा सा इस बात को समझो। दरकाइम ने इसलिए यूज की थी मेरा बेटा इस चीज को, दरकाइम ने टू प्रूव द थ्योरी, इसने इसे यूज की टू प्रूव द थ्योरी ऑफ सुसाइड। ठीक है, कार्ल पॉपर ने एडिशन किया था डिडक्टिव की थ्योरी में, एडिशन ऑफ फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, फिर हमारे पास इंडक्टिव अप्रोच के अंदर मेरा बेटा, इंडक्टिव अप्रोच में पहला हमारे पास दरकाइम आ जाता है। क्यों दरकाइम ने यूज की? टू फॉर्म अ थ्योरी, थ्योरी को फॉर्म करने के लिए इन्होंने यूज किया था। फिर वेंकटेश ने भी ये स्टडी यूज की थी, वेंकटेश स्टडी। समझ में आई बात? समझ में आया? तो अब आप, अगर आपको थ्योरीज याद करने इन दोनों के, तो आप इन दोनों के थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो कार्ल पॉपर, सही है, के मुताबिक, सही है, उन कार्ल पॉपर क्या कहता था? कार्ल पॉपर कहता था क्रिएट टेस्टेबल थ्योरीज, क्रिएट टेस्टेबल थ्योरीज, कि जिनको हम टेस्ट कर सकें बार बार, and attempt to falsify them, and we need to attempt to falsify them, हमने उसको falsify करने की भी कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिक बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इमल दरकाइम की बात करूं, तो वो क्या करते थे? accumulate evidences, इनका तरीका ये था, accumulate evidences, ठीक है, एंड डेवलप थ्योरीज। एविडेंसेस को जमा करो, थ्योरीज को। अब ये दोनों अप्रोचेस, चाहे वो इंडक्टिव हो या डिडक्टिव हो, ये दोनों एक तरह से साइंटिफिक अप्रोचेस हैं। क्या है मेरा बेटा? साइंटिफिक। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, ये दोनों साइंटिफिक आइडियाज हैं जो कि पॉजिटिविज्म के साथ इंटरलिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि ये एक तरह से इन्होंने साइंटिफिक व्यू ऑफ द सोशियोलॉजिकल रिसर्च दिया है। अब बहुत ही आसान अल्फाज में अगर हमने साइंटिफिक व्यू ऑफ सोशियोलॉजी का रिसर्च डिफाइन करना है, तो हम कार्ल पॉपर को यूज करेंगे, इमल दरकाइम को यूज करेंगे। ठीक है, और हम उस बात को प्रूव करेंगे कि ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है, अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपके साथ। अब मैं इसको एक मिनट यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अब इस कहानी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, सही है, हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है थॉमस कोहन। अब इन लोगों को अब एवेलुएट करने के लिए हमें थॉमस कोहन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके मुताबिक ये क्या कहते हैं मेरा बेटा? ठीक है, इनके मुताबिक सोशियोलॉजी कैन नॉट बी साइंटिफिक एज नेचुरल साइंसेस। सोशियोलॉजी कैन नॉट बी साइंटिफिक एज नेचुरल साइंसेस। ठीक है, अब इनका कहना क्या है? ठीक है, यानी कि थॉमस कोहन नॉट एग्री विथ
Cohen and Durkheim. Thomas Cohen, sorry, Popper. Not agree with Popper, ठीक है, and Durkheim. ठीक है मेरा बेटा. अब क्या होता है, इन्होंने एक आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ पैराडाइम्स. ठीक है, इनके मुताबिक एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने पैराडाइम्स का. इनके मुताबिक नॉर्मल साइंस जो होती है ना, नॉर्मल साइंस ऑपरेट्स विद इन पैराडाइम्स. अब ये पैराडाइम किस बला का नाम है भाई? यानी कि एक अक्यूमुलेटेड ट्रुथ होता है, ठीक है, जो उस सोसाइटी को फॉलो कराया जा रहा होता है और साबित कराया जाता है. लेट्स सपोज एक जमाने में कहा जाता था द अर्थ इज फ्लैट, द अर्थ इज. अब कोई भी बंदा कहे द अर्थ इज जस्ट लाइक अ बॉल, अर्थ इज जस्ट लाइक अ ओल, तो उसको थप्पड़ पड़ते थे. सही है. एक जमाना था, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, कहा जाता था कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस नहीं. ठीक है, इससे कुछ नहीं होता फॉसिल फ्यूल से. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैराडाइम शिफ्ट होता है. क्या होता है? पैराडाइम शिफ्ट होता है. ठीक है, अब ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल सी बात होती है कि ये जो पैराडाइम से, ये थॉमस कोहन इस पैराडाइम की वजह से इनको अपोज करता है कि भाई ये सारे डिडक्टिव अप्रोच वाले दे फॉर्मुलेट अ थ्योरी. सही है, दे फॉर्म्स अ थ्योरी, और वो सारे लोग उस थ्योरी को फॉर्म करने के अंदर प्रूव करने में लगे रहते हैं. बिकॉज दे गॉट ग्रांट्स ऑन अप्रूवल ऑफ थ्योरी, नॉट डिसअप्रूवल ऑफ थ्योरी. दे गॉट ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल ऑफ थ्योरी, नॉट ऑन डिसअप्रूवल ऑफ थ्योरी. यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं द रियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ या रियलिस्ट अप्रोच टू साइंस. अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये रियलिज्म क्या चीज होती है, इस बात को पहले समझ लेते हैं. रियलिज्म कहता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी सोशियोलॉजी में यूज होनी चाहिए एंड इंटरप्रेटिविस्ट बोथ, एंड इंटरप्रेटिविस्ट बोथ, यानी कि ये दोनों अप्रोचेस सोशियोलॉजी में यूज होनी चाहिए. आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग व्हाट, आप यूज कर सकते हो इस चीज को कंक्लूजन के लिए पर्टिकुलरली. ठीक है, पॉजिटिविस्ट कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए, मेथोडोलॉजी का प्लूरलिज्म इसी से निकलता है, और इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा होना चाहिए. ये कहते हैं फैक्ट बेस्ड रिसर्च भी होनी चाहिए और रीजन बेस्ड भी होनी चाहिए. जो हमने मेथोडोलॉजी का प्लूरलिज्म में पढ़ा था वही चीज इसके अंदर डेवलप हो रही है. तो अब ये एक्चुअल में साइंटिफिक आइडियाज के हवाले से जो अप्रोच देंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है, उनके मुताबिक सोशल साइंसेस, सोशल साइंसेस इज पॉसिबल. ये जो आइडिया था सोशल साइंसेस का, वो आइडिया जो था एक्चुअल में रियलिज्म का आइडिया है. ठीक है, साइंटिफिक आइडिया इज मोर टूवर्ड्स पॉजिटिविज्म. सोशल आइडियाज रीजनिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये आइडिया किसने दिया हुआ है? ये इंटरप्रेटिविस्ट ने दिया हुआ है. तो आप एक्चुअल में इन दोनों की चीजों को कंबाइन कर रहे हैं. समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या होता है कि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है, इनके मुताबिक इवेंट्स इन बोथ सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, इन बोथ सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड are produced by
अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक, अब वही वाली बात यहां पर क्या बात आ रही है, अब इनकी थ्योरी में आपको पॉजिटिविज्म का भी एसेंस नजर आएगा और इंटरप्रेटिविज्म का। अब यहां पे जो बात करें कि भाई सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड दोनों में जो चीजें बनती हैं वो अंडरलाइन स्ट्रक्चर से बनती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। तो लेकिन क्या हो रहा है, इंडिविजुअल एक्शन भी एड ऑन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, इंडिविजुअल एक्शन की बात भी हो रही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई इसके अंदर ये जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स वाली बात है, ठीक है, हमारे पास एक थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है भैस्कर। उनके मुताबिक उन्होंने इसी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा रियलिज्म इन अनकवर्स एंड एक्सप्लेन्स, रियलिज्म uncovers and explains, ठीक है, यानी कि अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता है बेटा, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पॉजिटिविज्म सिर्फ उसको अनकवर करता है, भाई ये चीज से ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटिविज्म उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, और रियलिज्म क्या कर रहा है, दोनों चीजों को लेके चल रहा है, अनकवर भी कर रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को अनकवर भी कर रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी हवाले से एक कॉन्सेप्ट आता है इनका, रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम्स, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ओपन एंड क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई क्लोज सिस्टम का मतलब है मैकेनिज्म फिक्स हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म फिक्स हो गया, ठीक है। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है भाई, बहुत ही सिंपल सी होता है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं मेट्रोलॉजी का मतलब होता है जो कि वेदर की साइंसेज होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है मेरा बेटा, उसमें ये चीज समझ में आती है हमारे पास कि उस मेट्रोलॉजिकल साइंसेज के अंदर वेरिएशन आ रही है, क्या आती है मेरा बेटा, वेरिएशन आती है, ठीक है, और ये जो वेरिएशन होती है वो एक्चुअली ह्यूमन साइंसेस को डेवलप करके देती है, ठीक है, कि भाई लेट्स सपोज एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया और उसमें वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन क्या है, इंटरप्रेटिविज्म को सब्जेक्टिविटी को रेफर करती है और फिक्स जो मैकेनिज्म है वो पॉजिटिविस्ट आइडिया को लेके चल रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर जो ये जो थ्योरी दी थी, ये थ्योरी सायर ने दी थी, SAYER, ठीक है। अच्छा, अब इसी के मुताबिक क्या कहते हैं कि भाई जो क्लोज सिस्टम फिजिक्स की बात होती है, अगर हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम इज मोर अबाउट फिक्स फिनोमेना, लाइक फिजिक्स, ठीक है जी। अब क्या होता है, साइंसेस सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू ऑब्जर्व सिस्टम्स in which expectation can be in which conditions can be fixed and the variables are controlled. This allows them to ignore the operations of mechanisms, ठीक है, बस एक चीज फिक्स हो गई, ठीक है। अगर हम बात कर सकते हैं कि भाई जो ओपन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम्स में क्या बात होती है बेटा, ठीक है, ओपन सिस्टम्स वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फिक्स द वेरिएबल, ठीक है, not fixed variable, जैसे कि हम बात करते हैं, अब इन्होंने कहा कि सोशल साइंसेस कुड बी बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम बनाया हुआ है लेकिन उसमें वेरिएशन पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई आप जो सोशल साइंसेज हैं दे कुड बी बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम नहीं है,
एक मैकेनिज्म हो सकता है, उस मैकेनिज्म में वेरिएशन हो सकती है जिसकी बेसिस के ऊपर आप मैकेनिज्म सोसाइटी को डिफाइन करोगे। ठीक है, आप मैकेनिज्म को डिफाइन करोगे। ये नहीं हो सकता कि आप मैकेनिज्म को फिक्स फिनोमेना के तहत लेकर चल रहे हो। आप फिक्स फिनोमेना की फिजिक्स नहीं है कि भाई ग्रेविटी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, उसमें वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, एंड द वेरिएशन गिव्स द आइडिया ऑफ गिविंग इट इज अ ओपन सिस्टम। इज अ क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, यानी कि देखो एक तरफ हमारे पास इंटरप्रेटिविस्ट आते हैं जो कि बिल्कुल भी इन तमाम आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, एक तरफ हमारे पास थॉमस कोहन की अप्रोच आ जाती है जिसमें जो क्रिटिसाइज करते हैं टूवर्ड्स द रिलेटेड टू द पैराडाइम। ठीक है, पैराडाइम के हवाले से क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक मीडियोकर अप्रोच आती है जिसको हम कहते हैं रियलिज्म, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, कि सोशियोलॉजी कुड बी बेस्ड ऑन द ओपन सिस्टम। सही है, कि ओपन सिस्टम बेस्ड साइंसेज हो सकती है, सोशल साइंसेज कुड बी ओपन बेस्ड सिस्टम। ठीक है, कि आप जिसमें डिफरेंशिएशन, मेट्रोलॉजी में क्या होता है कि एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है पीछे से कि भाई आपने वेदर को ऐसे कैलकुलेट करना है। अब जरूरी नहीं है वेदर जो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वेदर है वही आ जाए। ठीक है, सही है। अब इनका कहने का मतलब ये है, अब इस बात को समझते हैं। एक्चुअल के अंदर इस सोशल साइंसेस के अंदर भी कोई ना कोई हम क्यों इसको इसके साथ लिंक कर रहे हैं, साइंसेस क्यों कह रहे हैं इसके अंदर कि भाई सोशल सिस्टम के अंदर भी इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स हो गए। ठीक है, जो कोई केस हो गया वो भी डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर एंड मैकेनिज्म के ऊपर। हमारा काम है मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करके रखना। अब उसमें वेरिएशन आ सकती है बिकॉज सोसाइटी इज मोर अबाउट ओपन सिस्टम साइंसेस। ठीक है, साइंस इज बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम, आप ओपन सिस्टम के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है,